मेरा नाम रमन नहीं है, लेकिन लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। सच कहूं, मैं तो एक साया हूं, साया, जो कि रात के अंधेरे में निकलता है जब सब सो जाते हैं। मैं किसी से नफरत भी नहीं करता, मैं तो वही करता हूं जो मुझे ऊपर वाला कहता है करने को। वो कहता है, रमन, ये गंदगी है इस दुनिया पे, इन्हें खत्म कर दो, मिटा दो। और मैं बस चुपचाप चला जाता हूं, बस एक बार। और सब खामोश, बिल्कुल खामोश। और मैं फिर अगली रात का इंतजार करता हूं। साल था 1965, जगह मुंबई, जो उस वक्त बॉम्बे के नाम से जानी जाती थी। जहां पर एक तरफ था सिनेमा, चकाचौंध, भीड़ भाड़, वहीं दूसरी तरफ फुटपाथ और फुटपाथ पे सोते हुए लोग। उसी फुटपाथ पर एक ऐसा दौर आया जिसने पूरे मुंबई शहर को डरा दिया, जिसने पूरे मुंबई शहर को रोक दिया। अमूमन तौर पे मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। रात हो या दिन हो, वो एक ही रफ्तार में बहता चला जाता है। लेकिन एक शख्स के डर ने उस पूरे शहर को रोक दिया था। शाम होते ही, अंधेरा होते ही और सूरज ढलते ही लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करने लगे थे। लोग, सड़कें जो थी वो सुनसान हो जाती थी और उन सुनसान सड़कों पर एक हवा चलती थी और उन सुनसान हवाओं में एक शख्स का नाम होता था। वो शख्स का नाम जिसने पूरे मुंबई को डरा दिया था, जिसने पूरे मुंबई को रोक दिया था, और वो और कोई नहीं बल्कि वो नाम था रमन राघव। रमन राघव उर्फ सिंधी तलवाई, उर्फ अन्ना, और ना जाने ऐसे कितने नाम। वो तमिलनाडु के तिरुनवेली इलाके का रहने वाला था और 1950 के दशक में मुंबई आया था, जहां पे वो छोटे मोटे काम करता था। लेकिन उसके अंदर कुछ अंधेरे पल छुपे हुए थे। 1965 में उसने पहली घटना को अंजाम दिया और उसके टारगेट जो होते थे अमूमन तौर पे वे लोग जो सबसे कमजोर हैं, जैसे मजदूर, फुटपाथ पे सोते हुए लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, रिक्शे वाले लोग। वो रात के अंधेरे में निकलता था जब सब सोए रहते थे। रात के अंधेरे में हाथ में एक रॉड लेकर के या कई बार नोकीले पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उस सोते हुए व्यक्ति के सिर पर जोरदार प्रहार करता था और उस व्यक्ति के सिर को फाड़ देता था और वहीं पे खून के फवारे निकाल देता था, जिससे उस व्यक्ति को, उस सोते हुए इंसान को, वो मौत की नींद में सुला देता था हमेशा हमेशा के लिए। कई मामलों में तो उसने छोटे बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस के मुताबिक लगभग 40 से भी ज्यादा लोगों को उसने इसी तरह से हमेशा हमेशा के लिए मौत के नींद में सुला दिया। रमन राघव का एक मॉडस ऑपरेंडी था, यानी कि उसका एक खास तरीका था अपराध को करने में, जहां पर वो एक रॉड का इस्तेमाल करता था, जहां वो आगे से थोड़ी घूमी हुई रहती थी, या कई बार रिंच का इस्तेमाल करता था या कोई नोकीला बड़ा सा पत्थर, और वो सोते हुए व्यक्ति पे, जो नींद में व्यक्ति है, उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार करके उसको वहीं पर मौत की नींद सुला देता था। उस दौरान लोगों को इतना खौफ और डर हो गया था कि लोग अपने शुभचिंतकों को, अपने परिवार को या अपने आस पड़ोस की जान को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वो लोग चौकीदारी करने लगे थे रात भर। और इसी बीच कई घटनाएं ऐसी घटती थी कि अगर कोई अनजान राहगीर अगर जा रहा हो रास्ते से, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को इतना खौफ और डर हो गया था रमन राघव का कि वो उसे रमन राघव समझ करके मारने पीटने लगते थे। तब किसी तरह से पुलिस बीच बचाव करती थी तो किसी तरह से उस राहगीर का जान बचता था। बाद में पता चलता था या तो ये कोई भिखारी है या कोई अनजान राहगीर है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच रमन राघव का डर बढ़ता ही चला जा रहा था और पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि देश की सबसे तेज पुलिस, मुंबई पुलिस, अभी तक रमन राघव को पकड़ने में नाकाम रही थी और उनके हाथ एक भी सुराख नहीं लगा था। और उस दौरान अखबारों के एक हेडलाइंस हुआ करते थे कि मुंबई स्लीप्स इन फियर, द साइको रमन स्ट्राइक्स अगेन। मुंबई पुलिस के लिए यह केस एक बुरा सपना सा हो गया था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुंबई पुलिस के शिकंजे से रमन राघव अब भी बाहर था और मुंबई पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं था। मुंबई पुलिस ने अपने सारे थाने को अलर्ट कर दिया था और तभी एक ऐसी वारदात हुई, घटना हुई, जिसने मुंबई पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता दी। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देता है, बस जरूरत है चौकन्ने रहने की। तो उसकी गलती से हम उस अपराधी तक पहुंच सकते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ वारदात हुआ। उस दौरान डोंगरी में एक इंस्पेक्टर थे, एलेक्स फियलो। उन्होंने देखा कि डोंगरी में एक व्यक्ति छतरी लेकर के जा रहा है। अब खास बात यह थी, संदेह वाली बात यह थी कि भाई आसमान बिल्कुल ही साफ था। जब एलेक्स फियलो ने, यानी इंस्पेक्टर साहब ने, उस व्यक्ति से पूछा कि भाई छतरी लेकर के कहां जा रहे हो,
तो वो व्यक्ति जवाब देता है, सर मलाड में बारिश हो रही थी। और संदेह तब गहराया इंस्पेक्टर साहब का क्योंकि कुछ दिनों से आसपास कोई बारिश हुई ही नहीं थी। फिर उन्होंने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखा और वहां पर यह पाया छानबीन में कि उस व्यक्ति के कमीज पे खून के छींटे थे। और आज वो व्यक्ति जिसकी पुलिस कितने दिनों से इंतजार कर रही थी और पूरा शहर जिसके खौफ में डरा हुआ था, वो व्यक्ति आज पुलिस के गिरफ्त में था। साल था 1968 और तारीख थी 27 अगस्त, जिस दिन रमन राघव की गिरफ्तारी हुई। और पूरे मुंबई शहर ने तब चैन की नींद ली और सुकून का सांस भरा। जब उसे सवाल जवाब किया गया और छानबीन आगे बढ़ाने के लिए उससे सवाल जवाब किया गया रमन राघव से कि आखिर उसका उद्देश्य क्या था, वो क्यों ऐसे लोगों को मारता था और ऐसी क्यों घटना को अंजाम देता था, तो उसने अजीबोगरीब जवाब दिया और एकदम ठंडेपन आवाज में जवाब दिया। और उसका जवाब कुछ यूं था, हां मैंने मारा है, लेकिन मैं किसी को बेवजह नहीं मारता। मुझे जो ऊपर वाला है ना, वो कान में आके कहता है, फुसफुसाता है, मैं बस वही करते जाता हूं, मैं खुद से नहीं कुछ करता। अब अदालत में मुकदमा चलता है और साल 1969 तारीख 13 अगस्त को 40 वर्ष के रमन राघव को निचली अदालत फांसी की सजा सुनाती है। अब कानून में एक अनिवार्यता होती है कि अगर निचली अदालत फांसी की सजा सुना रही है तो उसे उच्च न्यायालय से यानी हाई कोर्ट से पुष्टि कराने की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। जब तक हाई कोर्ट उसकी पुष्टि नहीं करेगा तब तक जो निचली अदालत है अपनी सजा को मुकम्मल नहीं करा सकती है। यानी इन शॉर्ट वो तब तक रमन राघव को फांसी की सजा नहीं दे सकती और फैसले को लागू नहीं करा सकती है। अब हाई कोर्ट के पास 4 विकल्प होते हैं, या तो वो निचली अदालत के सजा को, फैसले को उस पर मंजूरी दे दे या उस फैसले को लागू करा दे, या उस सजा को वो आजीवन कारावास में बदल दे, या उसे बाइज्जत बरी कर दे, या उस मुकदमे को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए आदेश दे दे। अब यहां पर हाई कोर्ट ने अपनी सूझबूझ से पहले रमन राघव की मानसिक स्थिति का अवलोकन करने के लिए रेफर किया, जहां पे डॉक्टरों की टीम बैठी जिससे कि रमन राघव की मानसिक स्थिति को समझा जा सके। अब यह इसीलिए आवश्यक है मानसिक स्थिति को समझना क्योंकि अपराध का एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है अपराधी के लिए। अगर अपराध हुआ है तो उसमें एक्टस रियस भी होना चाहिए और मेंस रिया भी होना चाहिए, यानी कि दोषी कार्य भी होना चाहिए, यानी आपराधिक कार्य भी होना चाहिए और आपराधिक मन भी होना चाहिए, यानी मंशा भी आपकी अपराध करने की होनी चाहिए। तो इसीलिए इस चीज का अवलोकन करने के लिए कि क्या रमन राघव की मानसिक स्थिति उस दौरान अपराध करने का क्या उसका आशय था, क्या उसके मन में भी आशय था अपराध करने का, वो जानना जरूरी था। और इसीलिए डॉक्टरों की टीम बैठी और अब रमन राघव को ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करने के लिए लोग बैठ रहे हैं और चीजें की समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे रमन राघव का एक अलग ही रिएक्शन था जिसको डॉक्टरों की टीम ने देखकर वो हैरान रह गए और उसने कुछ ऐसे जवाब दिए, लोग मुझे पागल कहते हैं, मैं पागल नहीं हूं, मैं तो वही करता हूं जो मुझे आवाज कहती है करने को। जब रात होती है तो कोई मेरे कान में आके फुसफुसाता है इसमें और कहता है, राघव ये गंदे हैं, इन्हें खत्म कर दो। मैं खुद से नहीं लड़ सकता, मैं तो एक साधन हूं, मैं बस वही करता हूं। डॉक्टरों ने अपने रिपोर्ट में पाया कि रमन राघव को पैरानॉइड सिंजोफ्रेनिया था, यानी कि ऐसा गंभीर मानसिक रोग जहां पर एक व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क ही खो बैठता है, उसे काल्पनिक चीजें दिखने लगती हैं या सुनाई देने लगती है, जो चीज सच है ही नहीं वो उसे ही सच मान लेता है। उदाहरण के तौर पर उसे सब पर संदेह होने लगता है, वो शक की निगाहों से देखने लगता है, उसे लगता है कि लोग उसे मारने की साजिश कर रहे हैं और लोग उसके मन को पढ़ रहे हैं। उसे लगता है कि भ्रम होने लगता है कि उसे ऊपर वाले ने दूत बना करके भेजा है। उसे अनजाने आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो आवाजें उनसे बात करने लगती हैं और उन्हें लगता है कि वो उन्हें आदेश दे रही हैं। वो इंसान अकेलेपन में रहना उसे पसंद आता है, वो चिड़चिड़ा होने लगता है, वो गुस्सैल या कई बार डरपोक हो जाता है। ऐसा ही कुछ रमन राघव के साथ भी हुआ था। उसे लगने लगा था कि ऊपर वाले ने उसे दूत बना करके नीचे भेजा है और लोग पापी हैं और उन पापियों को सजा देने के लिए ऊपर वाले ने उसे भेजा है। जब हाईकोर्ट को इसका संज्ञान हुआ इस रिपोर्ट का, तो हाईकोर्ट ने उसकी मानसिक रोग की स्थिति को देखते हुए उसकी सजा को कम कर दिया, यानी कि उसके फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और उसने यरवदा जेल में पुणे में अपनी सजा आजीवन कारावास काटने के लिए उसे भेजा गया। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि अपराध में एक सिद्धांत होता है,
एक्टस रियस एंड मेंस रिया, यानी कि एक अपराध को करने के लिए आपराधिक कार्य होना चाहिए और उस आपराधिक कार्य को करने के लिए आपराधिक नियत होनी चाहिए। अब क्योंकि रमन राघव की मानसिक रोग थी, यानी कि उसकी स्थिति ये थी ही नहीं कि वो ये जज कर पाए, ये देख पाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या काल्पनिक है, क्या वास्तविक चीजें हैं, यानी सही और गलत में मापदंड में वो डिफरेंस कर ही नहीं पा रहा था, वो अंतर कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ये नहीं थी कि वो समझ पाए। इसी की छूट को देखते हुए उसकी सजा को हाईकोर्ट ने कम कर दिया और यह व्यक्ति 7 अप्रैल 1995 को इसने आखिरी सांसें ली। वो व्यक्ति जिसने कई लोगों को मौत की नींद सुला दी थी, आज उसका अंत हुआ किडनी फेलियर की वजह से, और वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया और द रिपर राघव का अंत हुआ। और इसी तरह 40 से भी ज्यादा लोगों को इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुलाने के बाद रमन राघव हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया और उसका दी एंड हुआ। रमन राघव की कहानी इतनी डरावनी थी कि इससे बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा, और इसी को देखते हुए, इसी से प्रेरित होकर के 2016 में अनुराग कश्यप ने निर्माण किया रमन राघव 2.0, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस शैतानी किरदार को जिया। इस कहानी से, रमन राघव की कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि कैसे अच्छाई और बुराई में एक पतली सीमा होती है, और कभी कभी पागलपन सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि समाज की चुप्पी का नतीजा होता है। रमन राघव जैसे लोग जन्म से ही राक्षस पैदा नहीं होते, बल्कि वह धीरे धीरे बनते हैं, उपेक्षा से, बीमारी से, अकेलेपन से, और कभी कभी तो समाज की बेरुखी से। वह उन्हीं लोगों को टारगेट करता था जो कि सबसे असहाय थे, और हम सब जो सिर्फ देखते रहे और कुछ नहीं बोले, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज भी हम किसी मानसिक रोगी को देखते हैं या ऐसे व्यक्ति को जिसकी मानसिक स्थिति स्थिर है ही नहीं, उसे देख करके हम या तो मजाक उड़ाते हैं या उससे दूरी बना लेते हैं, बजाय इसके कि उसे मदद की आवश्यकता है और हम उसे मदद करें। रमन राघव की कहानी हमें यह सिखलाती है कि अगर समय रहते हम मानसिक बीमारी को नहीं समझे ना, तो इंसान ही दानव बन सकता है। अंधकार और डर हर शहर में होता है, पर सवाल यह है कि हम रोशनी कब जलाएंगे। हर अपराध अपने पीछे एक छाप छोड़ जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं एवरी इंसिडेंट लीव्स इट्स मार्क। और अगर आपको इसे कुछ सीखने को मिला हो इस कहानी से, तो इसे अपने लोगों के बीच शेयर जरूर करें, जिससे कि अगला रमन राघव पैदा ही ना हो।